हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी, जबरदस्त तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि 2024 में नौकरी लेना है। अब ठान लिया है कि अपने हालात को बदलना है। अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम राजस्थान जीके की कंप्लीट थ्योरी, जो कि नया राजस्थान नया जीके, आपको अपडेट जीके की कंप्लीट थ्योरी करवा रहे थे हमारे इस चैनल पर, जिसके अंतर्गत हमने काफ़ी चैप्टरों को डिस्कस किया है। और अभी हम प्रेजेंट टाइम में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मरुस्थल, और मरुस्थल के अंतर्गत हमने दो पार्ट किए थे, शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल को हम पूरा पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो तक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्धशुष्क मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल स्टार्ट करेंगे आज? तो आज हो जाएगा पार्ट नंबर बी। मरुस्थल का पार्ट नंबर बी हो जाएगा। और पार्ट नंबर बी क्या हो जाएगा? तो इसे बोलते हैं अपन अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्या बोलते हैं? अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो यहाँ की जलवायु क्या होती है? शुष्क होती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में एक तो शुष्क मरुस्थल होता है, उसमें भी शुष्क जलवायु होती है, लेकिन उसमें नमी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, बिल्कुल शुष्क होती है। गर्म हवाएं, लू चलती है उधर की साइड में। लेकिन अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर क्या है, थोड़ी बहुत क्या है, नमी पाई जाती है, कम गर्म हवाएं होती हैं ये अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत, इसलिए बोलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो ये हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। और अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत हमने कुछ चीज़ें पहले भी डिस्कस किए हैं और बाकी की चीज़ें अब डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात करते हैं अपन, जो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो पार्टों में डिवाइडेशन करते हैं हम किस आधार पर करते हैं? तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर। कितने आधार पर? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर करते हैं। और यह 25 सेंटीमीटर से लेकर के शुष्क पूरा अपन का मरुस्थल है वो अरावली से पूरा पश्चिमी साइड का, अरावली से लेकर पश्चिमी साइड का होता है। लेकिन शुष्क मरुस्थल हमने पढ़ लिया, और शुष्क मरुस्थल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, क्योंकि अरावली के अंतर्गत 50 सेंटीमीटर समवर्षा होती है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के, पॉइंट लिखिए, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर समवर्षा, समवर्षा रेखा के मध्य, मध्य। तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर के समवर्षा रेखा के मध्य का क्षेत्र, रेखा के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। इसके अंतर्गत जैसे हमने अरावली पढ़ी थी, यह है अपन की अरावली पढ़ी है अपन ने। अरावली के बाद में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक रेखा है जिसे बोलते हैं अपन अरावली। ये क्या हो जाएगी? अरावली। और अरावली के अंतर्गत वर्षा कितनी होती है? तो यहाँ पर वर्षा होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, अरावली के पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर होती है 0 से लेकर के और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, 0 से लेकर 50। लेकिन अपन बात करें मरुस्थल की, ये टोटल है 0 से 50 तक। लेकिन मरुस्थल के अपने दो पार्ट किए हैं। एक पार्ट हो जाएगा ये, इसमें होती है 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर, और इसे बोलते हैं अपन शुष्क मरुस्थल। क्या बोलते हैं? शुष्क मरुस्थल बोलते हैं। एक होता है ये पार्ट, इसमें होती है 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक, और इसे बोलते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, तो अर्धशुष्क मरुस्थल की अपन बात करें तो यहाँ ये क्या है? ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ये रेखा कौन सी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, इधर की साइड में शुष्क मरुस्थल 0 से 25, और इधर की साइड में ये बीच में रह रहा अरावली और इसके में, तो 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर अर्धशुष्क मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वो हो जाएगा अपन का कि शुष्क मरुस्थल और अरावली के मध्य का क्षेत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? तो शुष्क मरुस्थल, इसी बात को अपन दूसरे पॉइंट में किस प्रकार से लिख सकते हैं? शुष्क मरुस्थल एवं अरावली के मध्य क्षेत्र, शुष्क मरुस्थल एवं अरावली के मध्य का क्षेत्र अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाता है।
कहलाता है। तो शुष्क मरुस्थल और अरावली के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। तो शुष्क मरुस्थल और अरावली के मध्य का क्षेत्र अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अपन। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्या हो जाएगा? अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल को अध्ययन के आधार पर, अध्ययन के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं? तो इसको अपन अध्ययन के आधार पर पुनः, पहले हमने पहले मरुस्थल को बांटा था शुष्क और अर्ध शुष्क में, लेकिन अपन अर्ध शुष्क मरुस्थल को अध्ययन के आधार पर पुनः दोबारा बांट रहे हैं ना। पहले अपन ने शुष्क मरुस्थल अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में बांटा मरुस्थल को, लेकिन अर्ध शुष्क मरुस्थल को अध्ययन के आधार पर पुनः 4 भागों में, 4 भागों में विभाजित, पुनः 4 भागों में विभाजित किया जाता है या किया गया है, जो भी उचित लगे वो लिख लेना। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल को अध्ययन के आधार पर पुनः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल को अध्ययन के आधार पर पुनः कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो वो 4 भाग कौन कौन से हो जाएंगे जिनमें अपन को इसको विभाजित करना है, तो वो चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए दोस्तों, ये माना कि राजस्थान का मैप है। ये क्या है? माना कि नहीं है ही है। ये राजस्थान का अपन का इस प्रकार से क्या है? मैप। अभी हम देखेंगे वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से जिले इनके अंतर्गत शामिल होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। एक तो 33 जिलों के आंकड़ों के अनुसार भी बताऊंगा और दूसरी अपन नए जिलों के आंकड़ों के अनुसार भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले अरावली की। तो अरावली किधर है अपन की राजस्थान के अंतर्गत? तो अपन की अरावली है वो पड़ती है इधर से यूं। ठीक है, तो ये वाला भाग है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अरावली। क्या कहलाता है? अरावली। तो ये हो जाएगी अपन की अरावली। और अरावली में होती 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, इधर की साइड में 0 से लेकर 50। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। तो अरावली के अंतर्गत अपन देखते हैं, ये तो हो जाएगा अपन का कौन सा मरुस्थल? तो ये हो जाएगा अपन का, अपन बात करें इसके अंतर्गत कि अर्ध शुष्क मरुस्थल किधर आता है अपन की इसके अंतर्गत, तो अपन इधर से युद्ध लिखेंगे अपन। तो ठीक है, तो ये क्षेत्र को बोलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये वाला क्षेत्र है, ये है इसका रियल में अर्ध शुष्क मरुस्थल 12, 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का अर्ध शुष्क मरुस्थल। और ये बीच का जो क्षेत्र है ये हो जाएगा अपन, ये है शुष्क मरुस्थल। क्या है? 0 से 25 सेंटीमीटर शुष्क मरुस्थल है। और इधर वाला ये जो पूरा एरिया है, ये वाला एरिया, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, तो इसको अपन 4 भागों में किस प्रकार से डिवाइडेशन करेंगे वो देख लेते हैं। तो अपन इसको 4 भागों में जब डिवाइडेशन करते हैं इसका, तो वो किस प्रकार से करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो अपन बात करें सबसे पहले, ये आता है इधर वाला एरिया, इसको सब फर्स्ट पार्ट हो जाएगा ये वाला एरिया। और फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत कौन कौन से जिले, कौन कौन सा क्षेत्र आएगा और किस नाम से इसे जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं अपन घग्गर बेसिन। क्या बोलते हैं? घग्गर बेसिन। तो घग्गर बेसिन बोलते हैं, किस क्षेत्र को बोलते हैं? घग्गर बेसिन। तो उसे बोलते हैं अपन, जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया था उसे घग्गर बेसिन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट वाला एरिया हो जाएगा, ये आ जाएगा सेकंड नंबर वाला एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपन का सेकंड नंबर वाला एरिया। और इस सेकंड नंबर वाले एरिया को अपन किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। तो शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है सेकंड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट हो जाएगा, वो हो जाएगा अपन का ये वाला थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो इस थर्ड पॉइंट के अंतर्गत अपन चर्चा करें तो थर्ड पॉइंट के अंतर्गत कौन शामिल होगा? तो इसके अंतर्गत शामिल कौन होने वाला है? तो वो हो जाएगा नागौर उच्च भूमि। क्या हो जाएगा? नागौर उच्च भूमि। तो नागौर उच्च भूमि रहने वाली है किसके अंतर्गत? थर्ड पॉइंट के अंतर्गत, नागौर उच्च भूमि।
तो पहला घग्गर बेसिन, दूसरा शेखावाटी अंतर्फेरबा क्षेत्र, और तीसरा हो जाएगा नागौर उच्च भूमि। और चौथे क्षेत्र की अपन बात करें तो चौथा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नाम आ जाएगा, चौथा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो ऐसे जाना जाता है चौथे क्षेत्र को, तो वो किस नाम से जाना जाता है, ऐसे जाना जाता है अपन लूनी जवाई बेसिन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है लूनी। लूनी नदी का अंतर्प्रभा क्षेत्र इधर की साइड में लूनी नदी बहती है, इसलिए इसे बोलते हैं लूनी जवाई बेसिन। तो लूनी जवाई बेसिन के नाम से जाना जाता है फोर्थ नंबर के क्षेत्र को। ठीक है, तो इनको चार भागों में इस प्रकार से, अर्ध शुष्क मरुस्थल को चार भागों में इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। घग्गर बेसिन, शेखावाटी अंतर्प्रभा क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और लूनी जवाई बेसिन। ठीक है, तो लूनी जवाई बेसिन, इनके अंदर कौन कौन से जिले आएंगे उनको भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लूनी जवाई बेसिन, तो इस प्रकार से इसको चार पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। चलिए दोस्तों, अब एक एक पॉइंट को अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि घग्गर बेसिन है वो कौन सा क्षेत्र है, इसकी क्या विशेषता है, क्या सिस्टम है इस घग्गर क्षेत्र का, इसके अलावा जो भी क्षेत्र है उन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर। तो अपन ने दो चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत ये चीज़ें पढ़ी हैं, इसके अलावा अपन ने इसके क्षेत्र पढ़े हैं। अपन नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, तो वो हो जाएगा हेडिंग नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो हेडिंग नंबर फर्स्ट कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी घग्गर, वो क्या रहने वाली है, घग्गर बेसिन। तो घग्गर बेसिन है, तो घग्गर बेसिन किस क्षेत्र को कहा जाता है वो चर्चा करेंगे अभी अपन। तो इस घग्गर बेसिन है, तो आपने नाम सुना होगा घग्गर नदी। घग्गर नदी है जिसका पाकिस्तान में जाने के बाद इसका नाम हो जाता है हकरा नदी। कौन सी नदी हो जाता, हकरा नदी हो जाता है, जो कि क्या है, सरस्वती के अवशेषों पर बहती है घग्गर नदी। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश से आती है। ये राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर के गुजरती है, तो घग्गर बेसिन है जो कौन कौन से जिले में पड़ता है, इसका जो विस्तार है उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो घग्गर बेसिन है, यह इसका विस्तार अपन को कहाँ मिलता है, तो इसका विस्तार मिलता है किन जिलों के अंतर्गत, तो अपन बात करें 33 जिलों के अनुसार, तो 33 जिलों के अनुसार इसका अंतर्प्रभा क्षेत्र है वो कौन कौन से जिलों के अंतर्गत हो जाएगा, वो हो जाएगा श्री गंगानगर, गंगानगर। तो श्री गंगानगर है, ये एक तो ये जिला शामिल हो जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें हनुमानगढ़ की, कौन सी गढ़ की, हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तो जिले तो पहले 33 जिलों के अनुसार भी आते थे और प्रेजेंट टाइम में भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये दो जिले तो आगे। इसके अपन बात करें, एक नया जिला बना है अनूपगढ़। कौन सा नया जिला बना है, अनूपगढ़ नया जिला बना है। तो अनूपगढ़ की बात करते हैं कि वो शामिल इसमें होगा या नहीं होगा। तो अनूपगढ़ है, उसका कुछ क्षेत्र, मतलब पूरा अनूपगढ़ नहीं, उसका कुछ क्षेत्र जो उत्तरी भाग है वो भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, तो ये ज्यादा नहीं, इसका कुछ क्षेत्र नाम मात्र के लिए, जो भी क्या है उत्तरी क्षेत्र है वो भी किसके बेसिन में आता है, घग्गर बेसिन के अंतर्गत आता है। और मेन तो दो ही जिले हैं, गंगानगर हनुमानगढ़। ठीक है, 33 के अनुसार, 25 के अनुसार, 50 के अनुसार भी। लेकिन अनूपगढ़ का क्या है, कुछ क्षेत्र आता है, क्या आता है, कुछ क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए दोस्तों, अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो क्या विशेषता है इसकी, और घग्गर बेसिन की विशेषता क्या है। तो यहाँ की एक अपन विशेषता है जिसको अपन चर्चा करने वाले हैं, विशेषता उसकी क्या है, रहने वाली है। तो यहाँ काठी, कौन सी, काठी, या फिर इसे बोलते हैं बग्गी। क्या बोलते हैं, काठी, या फिर इसे बोलते हैं अपन बग्गी। और काठी और बग्गी होती क्या है वो भी चर्चा करते हैं। तो चिकनी मिट्टी को काठी या बग्गी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चिकनी मिट्टी को, किसको कहा जाता है, चिकनी मिट्टी को काठी या बग्गी कहा जाता है। और जो कि क्या है, चिकनी मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ, उपजाऊ चिकनी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी को काठी या बग्गी कहा जाता है। तो चिकनी मिट्टी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, काठी या बग्गी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट आप नोट डाल करके एक और चीज लिखिए कि सतलज नदी है, सिंधु नदी है एवं घग्गर नदी के जो मध्य का क्षेत्र होता है उसे घग्गर बेसिन कहा जाता है। तो घग्गर बेसिन एक्चुअल में कहा किसे जाता है, किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सतलज, सतलज नदी बहती थी पहले अपन के राजस्थान के उत्तरी भाग और पंजाब की साइड में, तो वो बहती थी सतलज नदी। और सतलज नदी का जो दूसरा नाम है वो से बोलते हैं अपन सिंधु नदी। सिंधु नदी भी कहा जाता है सतलज नदी को। और सतलज नदी और सिंधु नदी एक ही नाम है, तो एवं सतलज नदी बोल दे या सिंधु नदी बोल दे, एवं और घग्गर नदी क्या हो जाएगा, घग्गर नदी के मध्य,
के मध्य घग्गर बेसिन स्थित है। घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन स्थित है। तो सतलज नदी और घग्गर नदी के मध्य में कौन सा बेसिन स्थित है? तो घग्गर बेसिन स्थित है। ठीक है, तो घग्गर बेसिन से संबंधित यही आपके लिए जानकारी याद रखनी है। एक तो विस्तार पूछ सकता है, काठी या बग्गी क्या होती है वो पूछ सकता है, और इसका कौन सा वाला एरिया हो जाएगा? तो सतलज नदी और घग्गर नदी के मध्य का जो क्षेत्र है वो घग्गर बेसिन कहलाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको पता हो तो गंगानगर हनुमानगढ़ के अंतर्गत फसल अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चिकनी मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ होती है, इसलिए। इसके अलावा यहाँ क्या नदियों का क्षेत्र है, तो पानी की मात्रा प्रचुर पाई जाती है की साइड में। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते थे, सेकंड पॉइंट की। इसका सेकंड पार्ट कौन सा हो जाएगा, तो वो भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा शेखावाटी अंतःप्रभा क्षेत्र। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा शेखावाटी, शेखावाटी अंतःप्रभा क्षेत्र, अंतःप्रभा क्षेत्र। तो शेखावाटी अंतःप्रभा क्षेत्र है, उसकी चर्चा करते हैं। सेकंड नंबर पे पॉइंट हमने भाग पढ़ा था अर्ध सूक्ष्म स्थल का शेखावाटी अंतःप्रभा क्षेत्र। तो अपन बात करते हैं शेखावाटी अंतःप्रभा क्षेत्र की विशेषताओं की। किसकी बात करते हैं अपन, तो इसकी करते हैं विशेषताओं की बात। किसकी बात करते हैं, विशेषताएं। तो शेखावाटी अंतःप्रभा क्षेत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे सर। क्या डालने वाले हैं, सर। तो सर की बात करते हैं। सर होता क्या है? ठीक है, तो सर, सर मतलब सरोवर सा लग रहा होगा, तालाब सा लग रहा होगा, सर पानी तालाब। ठीक है, सर से कुछ ऐसा महसूस हो रहा होगा, आपने पर्यायवाचियों के अंतर्गत पढ़ा होगा ये चीजें। ठीक है, तो अपन इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु, या फिर अपन वर्षा ऋतु ना बोल करके इसे बोल सकते हैं मानसून। मानसून आते हैं तभी तो वर्षा होती है, तो मानसून के दौरान, जब मानसून आते हैं उसके दौरान शेखावाटी क्षेत्र, सीकर झुंझुनू चूरू वाला क्षेत्र था 33 जिलों के अनुसार, तो उस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है, अब नीम का थाना भी इसी में शामिल हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र में। तो वर्षा ऋतु एवं मानसून के दौरान शेखावाटी क्षेत्र में निर्मित, शेखावाटी क्षेत्र में निर्मित तालाब, निर्मित तालाब को सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर कहा जाता है। तो सर किसे कहा जाता है, तो शेखावाटी क्षेत्र में जो वर्षा होती है और उस वर्षा के पानी से जो तालाब का निर्माण होता है उसे बोलते हैं अपन सर। क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं। ठीक है, तो तालाब का जो निर्माण होता है किससे, प्राकृतिक रूप से, मतलब वर्षा के पानी से। अपन खुद नहीं बनाते, उसको वर्षा का पानी इकट्ठा होता है, उससे बनता तालाब, और उसको बोलते हैं सर। किसके अंतर्गत, शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें कि सर वो कैसे कैसे नाम होंगे इनकी, तो अपन के सर सबके पीछे लगा रहता है, अलसी सर। तो ये भी क्या है, एक तालाब है, अलसी सर के नाम से है। नेक्स्ट तालाब की बात करें तो आपको देखा जाएगा तो जस्सी सर। क्या हो जाएगा, जस्सू सर, इसके भी पीछे नाम है जस्सू सर, ये भी तालाब है। नेक्स्ट अपन चर्चा करें तो मल्ली सर। क्या हो जाएगा, मलसी सर, मलसी सर हो जाएगा। ठीक है, मल्ली ने मलसी सर हो जाएगा, तीसरे नंबर का नाम। इसी प्रकार से ये तालाब है। तो सर कहते हैं अपन तालाब को जो प्राकृतिक रूप से बना होता है, जैसे कि अलसी सर, जस्सू सर और मलसी सर। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कहाँ है, शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन चर्चा करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो हो जाएगा जोहड़। क्या हो जाएगा, जोहड़। तो जोहड़ क्षेत्र है वो किस क्षेत्र को कहा जाता है, जोहड़ किसे बोलते हैं अपन, तो जोहड़ बोलते हैं अपन, तो वो पढ़ते हैं शेखावाटी क्षेत्र में पानी के पक्के कच्चे कुएं, पानी के कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में निर्मित, शेखावाटी क्षेत्र में निर्मित पानी के कैसे कुएं, तो कच्चे कुएं। पहले प्राचीन समय में मिट्टी के कच्चे कुएं बनाए जाते थे। ठीक है, तो पानी के कच्चे कुएं, पानी के कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं जोहड़, जोहड़ कहलाते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र में पानी क्षेत्र में निर्मित पानी के कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र में जो पानी के कच्चे कुओं का निर्माण किया जाता था उन्हें कहते थे अपन जोहड़। क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। तो सर आप पूछोगे कि अपन पक्के कुओं को क्या कहेंगे फिर सर, ठीक है,
तो पक्के कुओं को क्या कहते हैं वो भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपने नाम सुना होगा एक, उसका नाम हो जाएगा प्रकाश, क्या हो जाएगा, प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं, अपन इसको लाट, क्या बोल सकते हैं, प्रकाश स्तंभ, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं लाट। इसके पास में ही लिख देता हूं इसको, तो प्रकाश स्तंभ हो जाएगा, या फिर अपन को क्या बोलना है इसको, लाट। तो प्रकाश स्तंभ और लाट किसे कहा जाता है, तो अपन को आपसे ऑप्शन में देगा कि कच्चे कुएं, पक्के कुएं का, तोरावाटी का, अंतःप्रभा क्षेत्र के सर को कहा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश स्तंभ या लाट की अपन चर्चा करें तो शेखावाटी क्षेत्र में क्या हो जाएगा, शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में पानी के, पानी के पक्के कुएं, तो शेखावाटी क्षेत्र में पानी के पक्के कुएं, तो शेखावाटी क्षेत्र है चूरू सीकर झुंझुनू के अंतर्गत। वहां पर जो कच्चे कुएं पाए, कच्चे कुएं होते हैं तो जोहड़, और पक्के कुएं, तो पक्के कुएं क्या कहलाते हैं, प्रकाश स्तंभ, क्या कहलाते हैं, प्रकाश स्तंभ, या फिर क्या कहलाते हैं, लाट कहलाते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र में स्थित पक्के कुएं प्रकाश स्तंभ या लाट कहलाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो शेखावाटी क्षेत्र में पानी के पक्के कुएं प्रकाश स्तंभ या लाट कहलाते हैं, पानी के कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं, जोहड़ कहलाते हैं, और निर्मित तालाब क्या कहलाते हैं, सर कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें तो वो हो जाएगा तोरावाटी, क्या हो जाएगा, तोरावाटी, तोरावाटी, तोरावाटी क्षेत्र अपन किसको बोलेंगे, तोरावाटी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अपन तोरावाटी किसको, तो वो हो जाएगा कांती। तो कांतली नदी बहती थी शेखावाटी के अंतर्गत। ठीक है, तो कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र है, तो कांती नदी का अपवाह क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, कांती नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। क्या कहलाता है, तोरावाटी कहलाता है। तो कांती नदी बहती थी शेखावाटी के अंतर्गत, और उस जो जिस जगह पर कांती नदी बहती थी उसका जहाँ जहाँ पर अपवाह क्षेत्र था, उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो उस क्षेत्र को जाना जाता है तोरावाटी के नाम से। ठीक है, तो तोरावाटी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट रह जाता है शेखावाटी के अंतर्गत, तो वो बोलते हैं बीड़, क्या हो जाएगा, बीड़। और बीड़ का किसको बोलते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। बीड़ बोलते हैं अपन शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान होते हैं, मतलब अनुपजाऊ भूमि होती है। ठीक है, तो अनुपजाऊ भूमि होती है तो उसमें क्या है, पशुएं चारा करने के लिए भी जाते हैं, पशुओं के लिए चारा उग जाता है उसमें अपने आप ही। तो उस वाले क्षेत्र को मैदान होते हैं, खाली पड़े रहते हैं, जिनमें फसलें नहीं होती हैं, तो उसमें क्या है, चारा भूमि कह सकते हैं उसको, पशु चारा चरने के लिए जाते हैं उनमें। ठीक है, गर्मियों के टाइम में तो उसे बोलते हैं मैदान या फिर चारा भूमि। तो मैदान एवं चारा भूमियों को क्या कहा जाता है, बिड़ कहा जाता है। ठीक है, तो अपन इसको देखते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान एवं चारागाह भूमि बिड़ कहा जाता है। अब इसको लिखेंगे शेखावाटी, कौन सी वाटी, शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास, घास के मैदान, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान, या फिर इसे अपन बोल सकते हैं चारागाह। तो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान या चारागाह भूमि क्या हो जाएगा, चारागाह भूमि। तो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान या चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीड़, बीड़ ने बीड़। ठीक है, तो बीड़ कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। तो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। ठीक है, बड़ी की मात्रा तो बीड़ कहा जाता है।
तो बीड़ किसको कहा जाता है? सीका बाटी क्षेत्र में जो घास के मैदान या फिर चारागाही भूमि, अनुपजाऊ भूमि होती है उसे बीड़ कहा जाता है। क्रांति नदी के अफवाह क्षेत्र को तोरा बाटी कहते हैं। और पानी के सीका बाटी क्षेत्र में जो पानी के पक्के कुएं होते हैं तो पक्के कुओं को क्या कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ या लाट कहते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें अपन तो कच्चे कुएं, तो पानी के कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। और प्राकृतिक रूप से वर्षा के पानी से मानसून के दौरान जो सीकाबाटी क्षेत्र में जो तालाबों का निर्माण होता है तो उनको अपन क्या कहा जाता है? सर कहा जाता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। तीसरा नंबर का पॉइंट हो जाएगा तो वो हो जाएगा अपन का कौन सा क्षेत्र? तो ये बोलते हैं अपन नागौर उच्च भूमि को। किसको कहा जाता है? नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि। आपने शेखावाटी की बात की थी अभी, तो शेखावाटी के अंतर्गत पहले जिले आते थे तो सीकर, झुंझुनू, चूरू वाला क्षेत्र आता था। लेकिन अभी क्या है, नीम का थाना भी सीकर के अंतर्गत से अलग हुआ है, तो नीम का थाना भी किसके अंतर्गत आएगा? शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो शेखावाटी के अंतर्गत पहले 3 जिले शामिल होते हैं, लेकिन अब 4 होते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। ठीक है, जहां पर भी शेखावाटी आएगा तो नीम का थाना ऐड करके चलना है। जिस जिले में से कुछ जो ऐसा मतलब अलग हुआ है, जो सा नया जिला बना है, तो वो लगभग लगभग उसकी जो सेम विशेषता रखता ही रखता है। ठीक है, तो सीकर के लिए भी मान्य होगा, वो लगभग लगभग 70% नीम के थाना के लिए भी मान्य होगा, क्योंकि उसकी सेम विशेषता पाई जाएंगी उस जिले की। चलिए दोस्तों, अब नागौर उच्च भूमि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नागौर उच्च भूमि की बात करते हैं। और यह नागौर जो उच्च भूमि है, इसके अंतर्गत सर्वाधिक क्या चीज पाई जाती है नागौर उच्च भूमि के अंतर्गत? तो इसमें खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई जाती हैं। तो नागौर उच्च भूमि में क्या पाई जाती हैं? इसमें खारे पानी की झीलें इसमें खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? खारे पानी की झीलें। झीलें सर्वाधिक सर्वाधिक पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। कौन से? नागौर उच्च भूमि के अंतर्गत क्या पाई जाती हैं? तो अपन खारे पानी की झीलें वो क्या पाई जाती हैं? सर्वाधिक पाई जाती हैं। किसके अंतर्गत पाई जाती हैं? तो नागौर उच्च भूमि के अंतर्गत। ठीक है, तो नागौर उच्च भूमि के अंतर्गत खारे पानी की झीलें क्या पाई जाती हैं? सर्वाधिक पाई जाती हैं। इसके अलावा अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं नेक्स्ट बिंदु के बारे में। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा इसका कि कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, हम्प बेल्ट या हंच बेल्ट। कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम के अंतर्गत, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसको तो देख कर ही जाना है। तो ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो इसे बोलते हैं अपन नागौर उच्च भूमि वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन? तो इसे बोलते हैं कुवड़। क्या बोलते हैं? कुवड़। यहाँ पर क्या है, फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है अलग अधिक अधिक मात्रा में। नागौर के अंतर्गत फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके अंतर्गत पानी का सेवन करने से कारण और जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, झुकने लग जाता है। बुढ़ापे में जैसे व्यक्ति लाठी पकड़ता है झुकने लग जाता है, इसी प्रकार से। और इनकी रीढ़ की पीछे की साइड की हड्डी है ना, वो बाहर निकलने लग जाती है। कुवड़ बोलते हैं ना पीछे की साइड की हड्डी, तो कुवड़ बाहर निकलने लग जाती है। तो इस नाम से आधार पड़ा है इसका कुवड़ पट्टी। ठीक है, और अपन बोलते भी है कुवड़। ठीक है, तो कुवड़ पट्टी, कुवड़ पट्टी। नेक्स्ट बात करें कुवड़ पट्टी के अलावा इसका नाम, अन्य नाम क्या देगा? तो आपको अन्य नाम दे सकता है बांका पट्टी, तो क्योंकि बांका पट्टी भी कहते हैं इसे। इसके अलावा आपको अन्य नाम और भी दे सकता है, जिसे बोलते हैं हम्प बेल्ट। क्या बोलते हैं? हम्प बेल्ट, हम्प बेल्ट बोलते हैं। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं हम्प बेल्ट, और एक होता है हंच, HUNCH, हंच बेल्ट। तो इसे हम्प बेल्ट भी बोल सकते हैं, या फिर हंच बेल्ट भी आपको लिखा मिल सकता है। एक एग्जाम में हंच बेल्ट दे दिया और बच्चे पढ़ के चले गए थे हम्प बेल्ट। ठीक है, तो गलत करके आए थे सब। तो कुवड़ पट्टी, बांका पट्टी, हम्प बेल्ट, हंच बेल्ट। ठीक है, तो ये भी किसको? नागौर उच्च भूमि वाले क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करें कि कुवड़ पट्टी, बांका पट्टी, हम्प बेल्ट, हंच बेल्ट होता क्या है। ठीक है, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो वो बात देखते हैं अपन। कुवड़ पट्टी, कुवड़ पट्टी, बांका पट्टी, बांका पट्टी, हम्प बेल्ट और हंच बेल्ट।
तो कुवड़ पट्टी, बांका पट्टी, हम्प बेल्ट और हंच बेल्ट बोलते किसको, क्षेत्र को अपन, तो वो बोलते हैं अपन किस क्षेत्र को। तो आपने एक दो जिलों का नाम सुना होगा, नागौर और अजमेर। नागौर और अजमेर, ये जिला कौन सा हो जाए, एक तो ये जिला हो गया, एक ये जिला हो गया, ये पास ही पास में है दोनों जिले, एक दूसरे से क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, कौन सा, अजमेर और नागौर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपन का नागौर और ये हो जाएगा अपन का अजमेर। कौन सा जिला हो जाएगा, नागौर और अजमेर। तो नागौर और अजमेर, अभी इसके अंतर्गत पहले अजमेर था 33 जिलों के अनुसार, लेकिन अभी की बात करें तो ब्यावर और अजमेर दोनों आ जाएगा इसके अंतर्गत। कौन सा आ जाएगा, ब्यावर जिला भी आ जाएगा और अजमेर जिला भी आ जाएगा, दोनों क्षेत्रों में पड़ेगा ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ब्यावर जिला और अजमेर जिला दोनों शामिल होंगे इधर की साइड से। ठीक है, तो अपन बात करें नागौर और अजमेर वाला या ब्यावर वाले जो क्षेत्र हैं इनकी सीमा, तो इनकी सीमा जहाँ सीमा लगती है, तो इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, इस वाले क्षेत्र जो ये एरिया है, ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, जो भूमि है, इस भूमि के अंतर्गत जो जल पाया जाता है, भूमिगत जल है, जैसे बोर, ट्यूबवेल या फिर कुओं के द्वारा भूमिगत जल निकाला जाता है पीने के लिए। तो नागौर और अजमेर और ब्यावर वाले क्षेत्र के बीच में जो जगह है, इस वाले क्षेत्र में यदि भूमिगत जल पाया जाता है, तो इस भूमिगत जल के अंतर्गत क्या होता है, फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है, फ्लोराइड की। तो इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, फ्लोराइड। तो इसके अंतर्गत पाया जाता है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है अधिक किसके अंतर्गत, तो वो पाई जाती है नागौर और अजमेर के बीच में जो एरिया है, ब्यावर के बीच में एरिया है, इसके अंतर्गत पाई जाती है। भूमिगत जल के अंतर्गत फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसके अंतर्गत, भूमिगत जल के अंतर्गत। ठीक है, तो फ्लोराइड की मात्रा होने के कारण और जो व्यक्ति इसका पानी का सेवन करता है तो उसे एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं फ्लोरोसिस। क्या बोलते हैं, फ्लोरोसिस। तो फ्लोराइड की मात्रा पानी में अधिक पाई जाती है भूमिगत जल के अंतर्गत, और इसका सेवन करने के कारण व्यक्तियों के अंतर्गत एक बीमारी फैलती है जिसे बोलते हैं फ्लोरोसिस। तो फ्लोरोसिस बीमारी पाई जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, कौन सा वाला, ये वाला जो एरिया है, नागौर एवं नागौर और अजमेर और ब्यावर के बीच का जो एरिया है जिसके अंतर्गत फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, इसी को क्या कहते हैं अपन, तो इसे बोलते हैं कुवड़। क्या बोलते हैं, कुवड़ पट्टी। क्या बोलते हैं, कुवड़ पट्टी, हम्प बेल्ट, हंच बेल्ट या बांका पट्टी। क्या कहते हैं, कुवड़ पट्टी, बांका पट्टी, हम्प बेल्ट या हंच बेल्ट। किसी भी नाम को देखकर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसकी आगे चर्चा करते हैं नागौर उच्च भूमि की ओर। तो नागौर उच्च भूमि के अंतर्गत अपन एक लाइन और लिख लेते हैं आपके लिए, ताकि ये समझ में आसानी से आ जाएगा जो डायग्राम बनाया हमने। तो वो लिख लेते हैं, नागौर किस पर गौर नहीं करना है, नागौर, नागौर एवं अजमेर। तो नागौर एवं अजमेर है। ठीक है, तो कौन कौन से जिले हो जाएंगे, नागौर एवं अजमेर। नागौर एवं अजमेर के मध्य, नागौर एवं अजमेर के मध्य भूमिगत, नागौर एवं अजमेर के मध्य भूमिगत जल में, भूगर्भित या भूमिगत जल में फ्लोराइड, फ्लोराइड किसकी, फ्लोराइड। तो फ्लोराइड की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से, अधिक होने से, तो इस वाले क्षेत्र में क्या है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस कौन सा हो जाएगा, फ्लोरोसिस बीमारी, फ्लोरोसिस बीमारी उत्पन्न होती है। क्या होती है, फ्लोरोसिस बीमारी उत्पन्न होती है। तो नागौर एवं अजमेर के मध्य भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण फ्लोरोसिस बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसी के वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो बांका पट्टी, हम्प बेल्ट, हंच बेल्ट या फिर कुवड़ पट्टी कहा जाता है। अजमेर के साथ साथ में आपको यहाँ पर ब्यावर भी लिख लेना है। क्या लिख लेना है, ब्यावर। ठीक है, नए जिलों के अनुसार। तो एक साइड में नागौर हो जाएगा और दूसरी साइड में जो ब्यावर और अजमेर वाला क्षेत्र है वो वाला। ठीक है, अभी नया जिला बन गया ब्यावर, तो ब्यावर भी नागौर के साथ में सीमा लगाता है। तो ये वाला क्षेत्र है, दोनों मिला के अजमेर और ब्यावर दोनों नागौर के साथ सीमा लगाते हैं, और इन तीनों जिलों के बीच में जो एरिया है जिसके अंतर्गत फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है और उससे फ्लोरोसिस बीमारी उत्पन्न होती है, इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों,
अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं, तो वो कर लेते हैं अपन लास्ट पॉइंट की, 4th नंबर का पॉइंट रहेगा अपन का। तो ठीक है, तो अर्धशोषण के अंदर 3 पॉइंटों को अपन पढ़ चुके हैं। 4th नंबर का पॉइंट है जिसे बोलते हैं लूनी जवाई बेसिन। क्या कहा जाता है? लूनी जवाई बेसिन। लूनी जवाई बेसिन की बात करें अपन, तो ये किस क्षेत्र को कहा जाता है? एक और चीज़ है आपको यहाँ पर देखनी है, कहाँ पर देखनी है? मैप के अंदर का देखनी थी, जो भी आपको बताएंगे हम। तो जो हमने 4 चीज़ें पढ़ाई थी आपके लिए, अभी बताया था, ये अरावली है, अरावली के बाद में अपन ने ये करके ऐसे मरुस्थल बनाया था। तो ये वाला एरिया है, ये था अपन का 4th नंबर का पॉइंट। ठीक है, इसको कहा था हम लोगों ने क्या? लूनी जवाई बेसिन, या फिर इसको बोल सकते हैं और अन्य नामों से, किस नाम से जाना जाता है? तो लूनी जवाई बेसिन के अंतर्गत इधर की साइड में एक जगह पड़ती है। किधर की साइड में? इधर की साइड में एक जगह पड़ती है। जो जगह कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है अपन के पाली के अंतर्गत। तो पाली जिला पाया जाता है किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत पाली जिला पाया जाता है। ये बिल्कुल सीमा पे ना होकर थोड़ा सा अंदर की साइड में। ठीक है, तो यह जगह पे पाया जाता है पाली जिला। और पाली जिले के अंतर्गत एक जगह पाई जाती है, तो कौन सी जगह पाई जाती है? इसे बोलते हैं काला भूरा डूंगर। तो काला भूरा डूंगर पाया जाता है। तो काला भूरा डूंगर। तो काला भूरा डूंगर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? पाली के अंतर्गत। तो पाली जिले के अंतर्गत काला भूला जो डूंगर पाया जाता है, वो किस में पाया जाता है? लूनी जवाई बेसिन के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन इसके बारे में, लूनी जवाई बेसिन के बारे में। तो वो देखते हैं। तो लूनी जवाई बेसिन है, यह लूनी जवाई बेसिन की विशेषता क्या रहने वाली है? तो अपन विशेषताओं की बात करते हैं। इसकी विशेषता, अपन इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विशेषताएं। विशेषताओं के अंतर्गत हम सबसे पहले एक पॉइंट लिखते हैं कि अपन बोलते हैं गौड़बाड़ बेसिन। तो गौड़बाड़ बेसिन है, यह किसकी विशेषता है? तो यह है लूनी जवाई बेसिन की विशेषता है। तो गौड़बाड़ बेसिन, तो गौड़बाड़ बेसिन है वो किस क्षेत्र को कहा जाता है? पहले तो ये चर्चा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गौड़बाड़ बेसिन है वो है किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो आप जिलों के नाम लिखेंगे तो पाली, तो पाली वाला क्षेत्र हो जाएगा एक। तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन जालौर। किसकी बात करते हैं? जालौर की बात करते हैं, तो जालौर वाला क्षेत्र हो जाएगा अपन का। जालौर की अपन बात करें तो जालौर के अलावा कौन सा हो जाएगा? सिरोही वाला क्षेत्र हो जाएगा। पाली, जालौर और सिरोही। सिरोही के अलावा अपन बात करें तो पूर्वी बाड़मेर। कौन सा बाड़मेर? पूर्वी बाड़मेर। पूर्वी बाड़मेर के अलावा अपन बात करें तो वो रहने वाला है दक्षिणी जोधपुर। ये सारी ये जिलों का जितना भी नाम लिखा है, 4-5 जिले, ये है अपन के 33 जिलों के अनुसार। कितने जिलों के अनुसार? 33 जिलों के अनुसार ये आंकड़ा है अपन के। पाली, जालौर, सिरोही, पूर्वी बाड़मेर, दक्षिणी जोधपुर। ठीक है, लेकिन अपन नए अपडेट जिलों के अनुसार बात करें इसकी, तो पाली जिला रहेगा, जालौर तो रहेगा, जालौर के साथ में एक जिला और जुड़ जाएगा जिसका नाम हो जाएगा कौन सा? सांचौर। क्या हो जाएगा? एक जिला और ऐड हो जाएगा, सांचौर। ठीक है, नया जिला बना है जालौर के अंतर्गत से, और जालौर सिरोही के साइड में कौन सा जिला है? सांचौर। तो सांचौर जिला भी रहने वाला है इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत? गौड़बाड़ बेसिन के अंतर्गत। सांचौर के अलावा अपन बात करें तो जोधपुर का कौन सा भाग बोल रहा है अपन से? तो वो बोला दक्षिणी भाग। तो जोधपुर का दक्षिणी भाग है, तो अपन इसको अपन लिख सकते हैं कि जोधपुर ग्रामीण भाग आएगा। कौन सा भाग आएगा? जोधपुर ग्रामीण। तो जोधपुर ग्रामीण है, तो जोधपुर ग्रामीण का दक्षिणी भाग। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं इसको ढंग से। तो जोधपुर ग्रामीण का दक्षिणी भाग है वो इसके अंतर्गत रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन पूर्वी बाड़मेर। तो पूर्वी बाड़मेर का जो पूर्वी भाग है इसके अंतर्गत एक जिले का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? एक जिले का निर्माण हुआ था पूर्वी बाड़मेर के अंतर्गत। तो पूर्वी बाड़मेर की जगह अपन उस जिले का नाम लिखेंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा? बालोतरा। क्या हो जाएगा? बालोतरा। तो बालोतरा, जो बालोतरा जिला है यह रहने वाला है किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ये गौड़बाड़ बेसिन के अंतर्गत आ जाएगा बालोतरा। ठीक है, तो अपन के प्रेजेंट टाइम के जिले कौन कौन से हो जाएंगे? पाली, जालौर, सिरोही। ठीक है, पाली, जालौर, सिरोही। 33 के अनुसार पूछे तो पूर्वी बाड़मेर और दक्षिणी जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार बात करें तो पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर की जगह आ जाएगा बालोतरा, दक्षिणी ग्रामीण जोधपुर हो जाएगा। ग्रामीण जोधपुर है उसका दक्षिणी भाग, और सांचौर जिला और जुड़ जाएगा नए आंकड़ों के अनुसार। ठीक है,
तो अपन बात करें तो ये आप इस प्रकार से लिख सकते हो, पूर्वी बाड़मेर को हटा के बालोतरा लिख सकते हो, या फिर दोनों को तो फिर क्या लिखोगे, बालोतरा ही लिख लेना। तो अपन प्रेजेंट टाइम के जिलों के अनुसार, 33 जिलों के अनुसार बात कर रहे हैं, तो ये वाला एरिया हो जाएगा, कौन सा वाला एरिया हो जाएगा, तो ये वाला, ठीक है। तो अभी जो जिले लिख रहे हैं इन 6 जिलों को लिख लीजिए, ठीक है। तो पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर ग्रामीण दक्षिणी एरिया, और इसके अलावा जोधपुर ग्रामीण भी नॉर्मल रहेगा, दक्षिणी एरिया भी लिखना जरूरी नहीं है, दक्षिणी एरिया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बालोतरा हो जाएगा, सांचौर हो जाएगा। तो ये वाले जिलों के अंतर्गत कौन है, गोड़बाड़ बेसिन कहा जाता है इन जिलों के क्षेत्र को, ठीक है। अपन नेक्स्ट बात करें इसके अलावा, तो गोड़बाड़ बेसिन के अंतर्गत एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जिसकी अपन चर्चा करते हैं। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था, तो क्वेश्चन सुनिए यहाँ, राजस्थान के किसके, राजस्थान के अर्ध शुष्क, कौन से मरुस्थल की बात करता है, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, राजस्थान के अर्ध शुष्क मरुस्थल की विशेषताओं, विशेषताओं, तो राजस्थान के अर्ध शुष्क मरुस्थल की विशेषताओं को मैं, विशेषताओं में गोड़बाड़ बेसिन, गोड़बाड़ अर्ध शुष्क मरुस्थल की विशेषताओं में गोड़बाड़ बेसिन, गोड़बाड़ बेसिन है किस भाग, गोड़बाड़ बेसिन किस भाग या क्षेत्र की विशेषता है, गोड़बाड़ बेसिन किस भाग या क्षेत्र की क्या है, विशेषता है। राजस्थान की अर्ध शुष्क मरुस्थल की विशेषताओं में से जो गोड़बाड़ बेसिन है वह किस क्षेत्र की विशेषता है, किस भाग की विशेषता है गोड़बाड़ बेसिन, तो वो किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी लूनी जवाई बेसिन की। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, लूनी जवाई बेसिन की। तो लूनी जवाई बेसिन की विशेषता हो जाएगी कौन सी, गोड़बाड़ बेसिन। तो गोड़बाड़ बेसिन है यह लूनी जवाई बेसिन की क्या है, विशेषता है। तो आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा सकता है घुमा करके, ठीक है। चलिए दोस्तों अपन नेक्स्ट पॉइंटों की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं नेहड़ रन। तो नेहड़ रन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन तो यहीं समाप्त हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेहड़ रन, नेहड़ रन। तो नेहड़ रन है यह किसको बोलते हैं, तो यह नेहड़ रन है वो हो जाएगा जालौर। नेहड़ रन कहाँ पे है, जालौर के अंतर्गत है, पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें अपन लवणीय पादप, क्या हो जाएगा, लवणीय जो पादप हैं, तो लवणीय पादप हैं यह किसके अंतर्गत पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं बाड़मेर के अंतर्गत। क्या पाए जाते हैं, बाड़मेर के अंतर्गत पाए जाते हैं कौन से पादप, लवणीय पादप, ठीक है। इसके अलावा अपन यहाँ पे एक और चीज है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो नेहड़ रन, जालौर, लवणीय पादप हो जाएंगे बाड़मेर के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चीज लिखते हैं अपन नोट लगा करके, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो नोट लगा करके लिखिए, क्या चीज लिखने वाले हैं अपन नोट लगा करके, लूनी जवाई बेसिन के, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, लूनी, लूनी जवाई बेसिन की जो लूनी जवाई बेसिन का जो क्षेत्र है उसकी पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा जो अरावली से टच हो रही है, तो पूर्वी सीमा पर पाली जिला, कौन सा जिला, पाली जिला, तो पूर्वी जो सीमा है उस पर पाली जिले में, पाली क्या हो जाएगा, पाली जिले, तो पूर्वी सीमा पर स्थित पाली जिले में, तो पाली जिले में काला भूरा कौन सा हो जाएगा, तो पाली जिले में कौन सा हो जाएगा, काला भूरा, काला भूरा डूंगर, मतलब पहाड़ी है छोटी सी जिसे बोलते हैं काला भूरा डूंगर, काली पहाड़ी है इसलिए कलर इसका काया है, काला भूरा है। तो काला भूरा डूंगर स्थित है किसमें, पाली जिले में स्थित है। तो लूनी जवाई बेसिन के पूर्वी सीमा है तो वहां पर काला भूरा डूंगर स्थित है। तो लूनी जवाई बेसिन की पूर्वी सीमा पर पाली जिले में काला भूरा डूंगर स्थित है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। तो अपन ने देखा है आज काफी चीजें अपन ने चर्चा की है। तो पहली बात तो अपन ने देखा है अर्ध शुष्क मरुस्थल की शुरुआती आज हमने की थी, जिसके अंदर का 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर संवर्ष था। इसके अलावा इसको 4 पार्टों में डिवाइडेशन किया था। 4 पार्ट है जाए गंगर बेसन, शेखावाटी, अंतःप्रभा क्षेत्र, नाग और उच्च भूमि, और चौथा हो जाएगा तो लूनी जवाई बेसिन, ठीक है। इस प्रकार से 4 पार्टों में इसका क्या किया था, डिवाइडेशन किया था।
लूनी जवाई बेसिन के अंतर्गत हमने गोडवाड़ बेसिन क्या होता है वो देखे थे, उसके जिले देखे थे, नेहट जालौर लवनीय पादप बाड़मेर और काला बूरा डूंगर कहाँ स्थित है, पालीज में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अपन ने चर्चा की है नागौर उच्च भूमि की खारे पानी की झीलें पाई जाती है, हंसबेट या हंसबेट अजमेर नागौर अजमेर और ब्यावर वाले क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, जिससे फ्लोरोसिस बीमारी होती है। ठीक है, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र में सर तालाबों को कहा जाता है, जो कि क्या है मौसम के अनुसार क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, जब मतलब वर्षा के पानी से। जोहड़ कच्चे कुएं, पक्के कुएं, प्रकाश स्तंभ या लाट, और तोरावाटी कांति नदी के अंतर प्रवाह क्षेत्र को, और शेखावाटी के चारागाह मैदान होते हैं उसको क्या कहते हैं, बिड़। घग्गर बेसिन में एक मिट्टी पाई जाती है काठी या बग्गी, जो क्या है चिकनी मिट्टी है और उपजाऊ मिट्टी होती है। घग्गर बेसिन की बात करें अपन तो सतलज नदी और सिंधु नदी के मध्य का जो क्षेत्र है वो घग्गर बेसिन कहलाता है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और आज आपका क्या है, जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है ये भी आपका समाप्त हो गया है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें और बच रही हैं जो मरुस्थल से संबंधित हैं। तो मरुस्थल से संबंधित हैं ये भी क्लास, अभी मरुस्थल अभी समाप्त नहीं है, अभी तो कम से कम 2 क्लास और लगेंगी मरुस्थल को समाप्त होने में, लेकिन मरुस्थल के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे ताट रण किसे कहते हैं, बाब बोल्डर किले, नखलिस्तान, और इसके अलावा अपन आकलबुड़ फॉसिल पार्क, चांदन नलकूप, लाठी सीरीज, पोखरण वोखरण परमाणु, ताट या रण किसे कहते हैं, इन चीज़ों के बारे में अपन नेक्स्ट क्लासों में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, बताइए लोगों के लिए कि पेड बोर्ड कोर्स से भी बेहतर कंटेंट आपके लिए फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, एक्सपीरियंस टीचर के साथ में करवाया जा रहा है, अनुभवी टीचर, सेलेक्टेड टीचरों के साथ में इस कोर्स को आपके लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है।